नमस्कार दोस्तों। मैं अमात्य देव आज आपसे मराठा उत्पत्ति के जो बिंदुज हैं, जो बहुत सारे बिंदु हैं, उन पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें एक बिंदु था है कि विदेशी शक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष, यानी मराठों की जो उत्पत्ति हुई वो विदेशी शक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष था। यह विचार महादेव गोविंद रानाडे साहब का है, यानी एमजी रानाडे का। तो इस विचार को समझते हैं। आखिर महादेव गोविंद रानाडे साहब ने जो विचार रखे हैं कि यह मराठों की जो मराठा शक्तियों की उत्पत्ति, मराठों की जो उत्पत्ति हुई एक भूमिया वर्ग से एक शासक वर्ग तक की जो उत्पत्ति हुई, वो उत्पत्ति आखिर में सही में था क्या। कई विचारों के बारे में मैंने पूर्व में बताया था। ये एक विचार जो है कि मराठा शक्ति जो है राष्ट्रीय संघर्ष था विदेशी शक्तियों के खिलाफ, इसे ठीक से समझते हैं। कायदे से यह एक विवादास्पद विचार है। अब इसे इस रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि विदेशी शक्तियों के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष। राष्ट्रीय संघर्ष ये विचारधारा जो था एमजी रानाडे साहब का था। रानाडे साहब एक तरह से समझिए कि हिंदूवादी विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति थे। इन्होंने जो अपने तरीके से जो समझा उन्होंने बताया, और एक तरह से चर्चित विचारधारा तो रही ही है। सबसे पहले हम इस विवादास्पद विचार में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि तत्कालीन समय में राष्ट्र की संकल्पना थी या नहीं थी। अगर 1600 के इर्द गिर्द बात करें, 1600 के आसपास हम बात करें, तो आधुनिक राष्ट्र की जो संकल्पना थी, क्या ये थी? तो शायद नहीं थी, क्योंकि 1600 के इर्द गिर्द जो संकल्पना था वो संकल्पना एक राष्ट्र की ना होकर एक राज्य का था। यानी लोगों का जो निष्ठा थी, लोगों की निष्ठा जो थी, वो एक देश या राष्ट्र जो आधुनिक संदर्भ में भी हम देखते हैं उस संदर्भ में तो बिल्कुल ही नहीं थी, बल्कि उस समय निष्ठा जो थी राजा के प्रति थी और जो शासक के प्रति थी। जो शासक ज्यादा फ्रेंडली होते थे, जो शासक जन कल्याण की बातें करते थे, जिन शासकों का इमेज एक उदारवादी शासक के रूप में होता था, वो शासक ज्यादा चर्चित होते थे, ज्यादा लोकप्रिय होते थे और लोगों की निष्ठा सीधे राजा के प्रति होती थी। लोग उसको टैक्स देते थे और उनसे जन कल्याण, समाज कल्याण, जो भी चीजें उस समय की मध्यकाल के जो जरूरतें थी, उस मध्यकालीन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जरूरतों के हिसाब से अगर राजा खरा उतरता था, बेहतर होता था, तो लोग उसको बेहतर शासक मानते थे। और जहां आधुनिक संदर्भ में बात करें, अभी प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में संकल्पना अलग है और प्रजातंत्र में कोई शासक के प्रति निष्ठा ना हो। हाँ, हमारी दलगत निष्ठाएं होती है, वो अलग चीज है, वो समय समय पे बदलती भी है, तो वो एक अलग विचारधारा है, एक अलग बात है। लेकिन उन सब से हटकर एक राष्ट्र की संकल्पना है, वतन की संकल्पना है, जिसमें राष्ट्र प्रेम महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों को समझने वाली बात है। तो मध्य युग में अगर हम बात करें, तो मध्य युग में राज्य आधुनिक संदर्भ में नहीं था। ऐसे में यह कहना कि यह राष्ट्रीय संघर्ष था,
थोड़ा जायज नहीं प्रतीक होता है। एक अन्य चीज को थोड़ा समझते हैं कि विदेशी शक्तियों, इसका एक पार्ट है विदेशी शक्तियों। अब विदेशी शक्ति के संदर्भ में अगर समझे तो विदेशी शक्ति कौन थे उस समय? मुगल थे। अब आते हैं मुगल को थोड़ा समझते हैं। मुगल मध्य एशिया से आए। दूसरा, इनका धर्म इस्लाम था, यानी कि बहुसंख्यक धर्म से इतर धर्म था। तीसरी बात, बट ऑब्वियस है कि ये अगर मध्य एशिया से आए हैं तो वहां की राजनैतिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण इनका पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, इनकी संस्कृति रहेगी, जो कि यहाँ की संस्कृति से, जो भारत की संस्कृति थी, जो उत्तर भारत की संस्कृति थी, जो उस समय की संस्कृति रही, वो संस्कृति उससे डिफरेंट रहेगी। मैंने बोला कि मध्य एशिया से आए, वहां का भौगोलिक स्थिति अलग, राजनैतिक स्थिति अलग, धार्मिक स्थिति अलग, तीनों डिफरेंट है। ये तीनों मिलके एक अलग संस्कृति के परिचायक होंगे। ये तो मुगल जो आए वो अलग संस्कृति के आए, तो सांस्कृतिक संघर्ष भी स्वाभाविक है। यहाँ धर्म से अलग विपरीत धर्म के थे, यहाँ के बहुसंख्यक धर्म से इतर थे, इस्लाम में थे, तो ये सारी चीजें अलग थी। लेकिन क्या मुगल के पूर्व जो शासक थे, अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, जो 1206 के आसपास यहाँ पे आते हैं 1206 के आसपास जो आज आते हैं, और उस समय से गुलाम बंद से लेके अभी तक जो रही अंतिम शासक जो दिल्ली सल्तनत के रहे, वो भी इस्लाम के शासक थे, इस्लामी शासक थे। उनका भी धर्म इतर था, उनकी भी संस्कृति अलग थी। तो ये कह रहे हैं कि विदेशी के खिलाफ संघर्ष थोड़ा अटपटा इस लिहाज से है कि भाई जो भी शासक आए विदेशी थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी भी तरीके का इसमें प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम आते हैं कि पूर्व के शासक, यानी दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत के शासक भी बाहरी थे। तो एकाएक मुगलों के आने से कोई विदेशी शक्ति के प्रति विद्रोह का भाव जग गया और मराठों ने वो उनको हरा के एक बड़ी डायनेस्टी स्थापित कर दी, ऐसी कोई बात नहीं थी। इसे इस रूप में समझते हैं कि अगर अलग संस्कृति रहेगी तो अगर अलग संस्कृति रहेगी
तो संघर्ष जो है दो संस्कृतियों के बीच रहेगी। जैसे पहला आ जाइए, धर्म है। अगर हम धर्म की बात करें, भी धर्म का चर्चा स्वाभाविक है, हॉट टॉपिक है अभी यहाँ के लिए। रामलला का मंदिर या राम जन्मभूमि विवाद, कहीं ना कहीं वो सब सारे मध्यकाल से जुड़े हुए क्षेत्र में विवाद हैं। तो धर्म का विस्तार, जो शासक, विदेशी शासक जिन्हें कह रहे हैं, या इस्लाम के जो शासक आए, इस्लामी शासक आए, तो नेचुरल है कि वो अपने धर्म के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा, उसका विस्तार चाहेंगे। वो एक नवीन धर्म था, विस्तार हो रहा था उसका, तो वो धर्म या तो यहाँ के आमजन या निम्न वर्ग के जो लोग होंगे, पीड़ित लोग होंगे, या फिर जो भी तत्कालिक धर्म में, तत्कालिक धार्मिक व्यवस्था में जो असंतोष में जो व्यक्ति होंगे, उन्हें अगर इस धर्म में सुविधा मिलेगी तो वो नवीन धर्म को अपनाएंगे, नेचुरल है। दूसरी तरफ जो तथाकथित उस समय के तत्कालीन एलिट क्लास के शासक के वर्ग के लोग होंगे, वो भी अपनाएंगे, क्योंकि उन्हें एलिट क्लास का कोई खास धर्म नहीं होता है। वो एलाइट क्लास जो होते हैं, संभ्रांत वर्ग जो होते हैं, अपने सुविधा हिसाब से। अब चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझ लेते हैं, अभी जो है शादियां बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का होता है, तो कहाँ होता है वो, वहाँ कोई धर्म तो कोई मायने रखता नहीं है। धर्म हमारे जैसे, आपके जैसे लोग के लिए बहुत बड़ा विवाद का विषय हो सकता है कि अगर आप हिंदू हैं, मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, मुस्लिम लड़की है, हिंदू लड़के से शादी कर ले, या क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ले। जहाँ इंटर रिलीजन की बात आती है तो वहाँ पे बड़ा बात बन सकता है। लेकिन संभ्रांत वर्ग की बात करें तो वहाँ पे ये चीजें आम सामान्य सी है, सामान्य प्रक्रिया है ये। वहाँ वर्ग महत्वपूर्ण होता है, जाति या धर्म महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। तो एलाइट क्लास के जो लोग हैं, जो एलाइट क्लास के थे, वो टर्न होंगे ही, अपने सुविधा को देखकर, शासक वर्ग को के करीबी को देख के वो टर्न हो रहे थे। तो इस जब धर्म परिवर्तन का एक दौर उस समय चल रहा था, या लोग बदल रहे होंगे, तो दो संघर्ष तो नेचुरल है, संघर्ष होगा। और जब ये संघर्ष होगा तो ये संघर्ष दो संस्कृतियों के बीच का संघर्ष कहा जाएगा। तो इसी संघर्ष को हम एक शासक का संघर्ष नहीं कह सकते हैं, एक असंतोष के रूप में समझ सकते हैं कि जनता के बीच, आमजन के बीच असंतोष की बातें रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल रहा होगा, वो तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से रहा होगा, नेचुरल है, वो स्वाभाविक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये, लेकिन इसका इस रूप में, प्रतिरूप के रूप में नहीं देख सकते हैं कि मराठा शक्ति जो है, इस पीड़ित जनता, उस पूरे जनता को बाय फोर्सफुल्ली जो है धर्म को परिवर्तन कराया जा रहा था, और इसके विरोध में जो है मराठा शासक हिंदुत्व का झंडा बुलंद करके शासक या सत्ता के रूप में स्थापित किए, ये सही नहीं प्रतीत होता है। एक अन्य रूप में देखते हैं कि अगर मान लिया जाए मुगल है, मुगल के साथ साथ उस समय बीजापुर का सुल्तान, अगर हम दक्षिण में आते हैं तो बीजापुर, गोलकुंडा, इस तरह से कई शासक जो है साउथ में, दक्षिण में मुस्लिम शासक थे, और ये मराठा जो है इन्हीं मुस्लिम शासकों के नौकरशाह थे। मराठा वर्ग जो था बीजापुर के अंदर में रह के, गोलकुंडा के अंदर में रह के, अहमदनगर के अंदर में रह के
वो विविध पदों पे कार्य कर रहे थे, वहां से अपना ये अपने आप को विकसित कर रहे थे, आर्थिक रूप से संपन्न कर रहे थे, सामाजिक रूप से अपने आप को मजबूत कर रहे थे, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी रूप में वो अपने आप को संघर्ष स्थापित करते जा रहे थे। वो अगर ये विरोध था, शासकों के प्रति विरोध था, तो फिर बीजापुर और गोलकुंडा मुस्लिम शासक थे, वो भी विदेशी थे एक तरह से, उनके खिलाफ उस रूप में विरोध तो वहां दिखता नहीं है। तब देखते हैं, बात समझ में आती है कि ये मराठा का जो उत्थान था, इस उत्थान में आप मुस्लिम शासक को अगर एक तरफ हटाएं, रखे, तो मुगल है, बीजापुर है, गोलकुंडा है, अबिटीसी, ये जो भी मुस्लिम शासक थे, यहां पर उसके खिलाफ युद्ध वो लड़ रहे हैं। अब समझने वाली बात यह है कि मुगल कब एंट्री होते हैं? मुगलों का एंट्री होता है यहां पे जब बीजापुर, गोलकुंडा, इनका बाउंड्री, इनका राजनैतिक क्षेत्र और राजनैतिक महत्वाकांक्षा एक दूसरे से टकराती है। और जब राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं टकराती है, और राजनैतिक महत्वाकांक्षा का मतलब हुआ क्षेत्र विस्तार, बीजापुर या गोलकुंडा कहीं न कहीं मुगलों के बाउंड्री के पास आ गए, उसके राजनीतिक क्षेत्र के करीब आ गए, तो संघर्ष स्वाभाविक था। और इस संघर्ष में एक नया आयाम जुड़ जाता है मराठों का, कि मराठा अपना क्षेत्र विकसित कर रहे थे। अपना जब क्षेत्र विकसित कर रहे थे, तो वो संघर्ष जो है वो गोलकुंडा से भी लड़ रहे थे एक तरफ, बीजापुर से भी लड़ रहे थे एक तरफ, दूसरी तरफ मुगल से भी लड़ रहे थे। और ये विशुद्ध रूप से क्षेत्र विस्तार हेतु राजनैतिक संघर्ष था। वो कोई धर्म को लेकर या हिंदुत्व की रक्षा करने को लेकर संघर्ष कम प्रतीत होता है। और स्वाभाविक रूप से शिवाजी जब शासन में आते हैं, तो बड़े बड़ी उपाधियां, गौरक्षक की उपाधियां, हिंदुत्व, हिंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण वो करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि उनके क्षेत्र में जो मुस्लिम निवासी थे, प्रजा थे, उनको उन्होंने डिबार कर दिया, बाहर निकाल दिया, या अन्य मुस्लिम शासकों के साथ इनका राजनीतिक सरोकार नहीं रहा। तो ये कहना कि मराठों का उदय विदेशी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष था, ये पूर्णतः सच मालूम नहीं पड़ता है। थैंक यू, धन्यवाद।